नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है महान्यायवादी और सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इन दो विषयों पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भारत का महानियंत्रक, लेखा परीक्षक और अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो यह वीडियो आपके आने वाले यूपीआरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस और अन्य यूपीट्रिपलएससी से संबंधित जो वैकेंसी आती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम महान्यायवादी और सीएजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट और इनसे जुड़ी हुई सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम लास्ट में इनसे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, इनके बारे में इनका परिचय क्या है। तो भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। एजी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसके बाद देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। ये भी अनुच्छेद काफ़ी बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 76 में। चलिए अगला देख लेते हैं, इनकी नियुक्ति और पात्रता क्या होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो अटॉर्नी जनरल बनता है भारत का, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला, महान्यायवादी की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद जिस भी व्यक्ति को नियुक्त करवाना चाहे उसको सलाह देकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करवा सकती है। और उसकी क्या पात्रताएं हैं वो भी देख लेते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला हो। अगला देख लेते हैं, वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो और वह 5 वर्षों तक लगभग उसमें उस पद पर आसीन रहा हो। उसके बाद देख लेते हैं, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या तो फिर 10 वर्षों का उसके पास वकालत करने का अनुभव हो। उसके बाद अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, या फिर राष्ट्रपति के ज्ञान के अनुसार, राष्ट्रपति के समझ के अनुसार उसको न्यायिक मामलों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो, तब उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है अटॉर्नी जनरल। आइए देख लेते हैं इसकी कार्यावधि। तो अटॉर्नी जनरल की कोई कार्यावधि निश्चित नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस कारण से इसके कोई भी कार्यकाल या इसकी अवधि निश्चित नहीं है। इसीलिए यह संविधान द्वारा इसमें तय नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे इसे पद से हटा सकता है। उसके बाद निष्कासन देख लेते हैं। तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। तो जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसी बारे में अभी हमने बात की। और वह राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। कर्तव्य और कार्य क्या होते हैं एक महान्यायवादी के? तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। तो ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है यह, जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। उसके बाद कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना
जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। तो कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। उसके बाद भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना। तो भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार की ओर से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का कार्य होता है। ऐसा कोई भी मुकदमा जो भारत सरकार के खिलाफ होता है, उसके लिए महान्यायवादी ही न्यायालय में उपस्थित होते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 143। इसका तात्पर्य क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। इस अनुच्छेद के अनुसार तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, तो यह इसमें उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी ही राष्ट्रपति जी को सलाह देगा। उसके बाद देख लेते हैं संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। तो संविधान या अन्य किसी कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना होता है। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में है राज्यों से संबंधित महाधिवक्ता, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्यों में महाधिवक्ता का प्रावधान होता है। आगे देख लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है यह, जिसे CAG कहते हैं। चलिए देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 दोनों में, भाग 5 अध्याय 5 में इस कार्यालय की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक उन कुछ कार्यालयों में से एक है जिनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो CAG की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला देख लेते हैं CAG की शक्तियाँ क्या हैं, क्या क्या इनको पावर दी गई हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 इस कार्यालय के अधिकार को स्थापित करता है। इसमें CAG की स्थापना और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। उसके बाद 148 अनुच्छेद में, याद रखिएगा 148 अनुच्छेद में CAG की स्थापना और उनकी शक्तियों से संबंधित बातें बताई गई हैं और इसका उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं क्या क्या इसकी शक्तियां हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे पद से केवल उसी तरीके और आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि इसके पद के सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, उसी प्रकार से CAG को भी हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इसका कार्यकाल 6 साल का रखा गया है और यह अपने पूरे 6 साल अपने पद पर आसीन रहता है। अगला है इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेनी चाहिए होती है। तो जो CAG होता है उसको राष्ट्रपति के ही सम्मुख शपथ ग्रहण करना होता है। CAG अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है। तो CAG है जो वो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी अन्य कार्यालय में किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं CAG की शक्तियां और कार्य भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की सेवा शर्तों के साथ साथ भारतीय संविधान और संसद के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं। उसके बाद देख लेते हैं पदाधिकारी को 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। तो पदाधिकारी को 6 वर्ष की अवधि के लिए
या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक इसको अपने पद पर आसीन रहना होता है। उसके बाद देख लेते हैं सीएजी संवैधानिक प्रावधान की मुख्य बातें क्या है सीएजी को। पहला, अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। उसके बाद 150 में कहा गया है कि संघ और राज्यों के खाते उसी रूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों के बारे में बात की गई है। उसके बाद 151 में कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित भारत के सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। उसके बाद तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को निर्धारित करती है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में बात की गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत के पहले सीएजी कौन थे, तो वीएन राव जी थे। भारत के पहले सीएजी कौन थे, वीएन राव। उसके बाद भारत के वर्तमान सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। याद रखिएगा वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था केंद्र और राज्य सरकारों की आय और व्यय का ऑडिट करती है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, भारत का राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस यूपी आरओ में पूछे हुए हैं, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा यदि आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हो तो आप इनके उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा उसी के अनुसार उसका सब कार्यकाल खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? 148, अनुच्छेद 148। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। इसे सार्वजनिक फंड का संरक्षक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षक भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। याद रखिएगा इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। यह इसका गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर सकती। यह एक संवैधानिक पद है और इसकी अपनी प्रतिष्ठा है। यह सिर्फ राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो इसका केंद्र सरकार से कोई तात्पर्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 वर्ष के लिए। याद रखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, दो जो भी इनमें पहले पूर्ण हो जाएगा उसी के अनुसार उसकी कार्यकाल खत्म हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक को शपथ भी दिलाता है और इसका त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही है? इसका पहला ऑप्शन है, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उसके बाद ये तो सही है बिल्कुल। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करता, ये गलत है। इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है, ये इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, तो यह भी सही है। तो इसमें पूछा क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है, क्योंकि कोई भी मंत्री महालेखा नियंत्रक परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यही इसका सही जवाब है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। इस कारण से किसी भी मंत्री को इसका मुखिया या नहीं बनाया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, तीसरा है लोकसभा में प्रस्ताव पास करके, चौथा है केवल वित्त मंत्री की सलाह पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है? तो इसका 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है कि कौन सा सीएजी का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल यह सही काम है। वह भारत की संचित निधि की रक्षा करता है। यह भी सही है। केंद्र से सहायता प्राप्त करने वाले सभी ऑफिस संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है। यह भी सही है। उसके बाद वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट संसद में रखता है। तो यह गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वह राज्य सरकार नहीं बल्कि वह केंद्र सरकार का मुखिया होता है। केंद्र सरकार की संपत्ति का रक्षा करता है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार की लेखा परीक्षक रक्षा करता है जो भी संचित निधि होती है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही जवाब है संसद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है संसद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? तो इसका सही जवाब क्या है? किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है? पहला ऑप्शन है भारत की संचित निधि, दूसरा है राज्य की संचित निधि, तीसरा है प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, उपर्युक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपको नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।